मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है, जिसकी पहचान विलियम्स जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। जस्टिन जो यूनानी जो लेखक था, इसने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? तो सेंड्रोकोट्स कहा, जिसकी और इसका पहचान किसके द्वारा किया गया? तो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया, कि चंद्रगुप्त मौर्य से किया गया। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिशल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो विशाखदत्त मुद्रा राक्षस के अगर किसके द्वारा लिखा गया है? तो विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिशल शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है निम्न कुल में उत्पन्न। घनानंद को हराने के बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। किसके द्वारा मदद किया गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। तो यहाँ 3 लाइन में 3 से 4 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य किसको हराया? तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद को हराया। इसमें हराने में इसका सहायता कौन किया? तो चाणक्य के द्वारा किया गया। इसका अन्य जो नाम है, ये कौटिल्य या विष्णुगुप्त, ये सब किसका नाम है? तो चाणक्य का ही नाम है। जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना था, चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन बना? तो चाणक्य बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है। तो किसके द्वारा? तो चाणक्य के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है, इसका नाम क्या है? तो अर्थशास्त्र है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो ये राजनीति से है। बहुत से एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। कब बैठा? तो ये मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। किसका अनुयायी था ये? तो ये जो था जैन धर्म का अनुयायी था। आगे जो इसमें दिया जा रहा है, एक चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। कहाँ बिताया? तो श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। ये सब जो भी कवर कर रहे हैं, ये लुसेंट जीएस से पढ़ा रहे हैं। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। तो सेल्यूकस निकेटर को कब हराया? तो 305 ईसा पूर्व में हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री, जिसका नाम था कार्नेलिया, की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी, और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत, जो काबुल है, कंधार है, हेरात है और मकरान, चंद्रगुप्त को दिया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है। इस जो 4 जो प्रांत है, ये याद होना चाहिए। तो 305 में इसको हरा दिया था, सेल्यूकस निकेटर को हराया। तो सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री जो कार्नेलिया है, इसका विवाह इसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 जो प्रांत था, काबुल हो गया, कंधार हो गया, हेरात हो गया और मकरान, ये नाम याद होना चाहिए, चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी जो गुरु है भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। शिक्षा जो दीक्षा है, तो किससे लिया था? तो भद्रबाहु, ये नाम याद होना चाहिए। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद होना चाहिए, और आप में से सबको ये नाम याद ही होगा। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर के चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोते का झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। ऐसा कथन और कारण में क्वेश्चन पूछता है। अगर पूछ दिया तो, नहीं तो ये सब ऐसे दे दिया है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उसे खाने को चखते हैं। राजा था, तो ये तो बात ही उनका अलग है। वे लगातार 2 रात एक कमरे में नहीं सोते थे। ये सब किसके द्वारा कहा गया है? तो ये सब मेगास्थनीज के द्वारा कहा गया है। किस पुस्तक में? तो इंडिका में ये सब कहा गया है। पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है। 570 इसमें बुर्ज है, 64 इसमें द्वार है, 2 कमरा और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों के बने हैं। ये सब जो घर है लकड़ी और कच्ची ईंटों के बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल है, ये काठ का बना था, लकड़ी का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है। जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है।
किससे अलंकृत मतलब जो होता है उसमें चारों तरफ जो अलंकृत कर दिया जाता है तो ये पत्थर से किया गया है। ये चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए रैन के बने बसेरों से ये घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। तो किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के जो बीच जो युद्ध हुआ इसका वर्णन एपियानस के द्वारा किया गया। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त द्वारा दिया गया था किसे? तो उपहार में दिया गया सेल्यूकस निकेटर को। कितना? तो 500 हाथी दान में दिया गया, उपहार में दिया गया। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व श्रवण बेलगोला में उपवास के दौरान हो गया। इसे क्या कहा जाता है? तो संलेखना विधि के द्वारा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कब? तो 298 ईसा पूर्व में, ये याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। कौन हुआ इसका उत्तराधिकारी? यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी बना ये बिंदुसार हुआ। इसका पुत्र था इसका, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था ये बिंदुसार, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्र घाट के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है क्या? तो शत्रु विनाशक। ये इंपॉर्टेंट है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। पीछे बता चुके हैं कि आजीवक संप्रदाय का स्थापना किसके द्वारा? तो मखलीपुत्र गोसाल ने की थी। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र गोसाल ने की थी। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। तो ये किस में कहा गया है? तो वायु पुराण में कहा गया है, भद्रसार या वारिसार कहा गया है। स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। किसके अनुसार? तो स्ट्रेबो के अनुसार जो सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। ये इंपॉर्टेंट है। तो डाइमेकस याद रखिएगा। सीरियन जो हो डाइमेकस, इसे ही मेगा अस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। यानी कि जो मेगा अस्थनीज का जो उत्तराधिकारी था ये कौन था? तो ये डाइमेकस था। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। जैन ग्रंथ में क्या कहा गया है? तो इसको सिंहसेन कहा गया है। वायु पुराण में क्या? तो भद्रसार कहा गया है। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला जो सिंधु और झेलम नदी के बीच में जो स्थित है था, तो हुए दो विद्रोह का इसमें वर्णन है। इसके शासन काल में तक्षशिला में हुए दो विद्रोह का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले किसे? तो पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। जब विद्रोह जब यहाँ से जब नहीं दब पाया तो बाद में किसे भेजा? तो अशोक के भेजा। एथनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। तो दार्शनिक को ये यहाँ भेजने से मना कर दिया। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार के 16 राज्यों का विजेता बताया है। तारानाथ जो बौद्ध विद्वान थे, बिंदुसार को कहा है कि 16 राज्यों का ये विजेता बताया गया है। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। कौन? तो बिंदुसार के इसका जो प्रधान जो होता था ये खल्लाटक होता था। मंत्री परिषद थी 500 सदस्यों वाली, खल्लाटक। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिए, पूछा जाएगा ये। तो मंत्री परिषद था जिसका प्रधान जो होता था उसे खल्लाटक कहा जाता था। बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी हुआ कौन हुआ? तो अशोक हुआ। ऐसा कहा जाता है कि इसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके यह सम्राट बना था, लेकिन इसका प्रमाण हर जगह नहीं मिल पाता है। एक सुनी सुनाई हुई ये सब बातें हैं। तो अशोक है बिंदुसार का उत्तराधिकारी। अशोक महान हुआ जो 269 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। ये इंपॉर्टेंट है। दिव्य वदान के अनुसार इसके माता का नाम क्या था? तो सुभद्रांगी था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो ये अवंती का राज्यपाल था। मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उदगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। इसमें तो मास्की में, गुर्जरा में, नेटूर में और उदगोलम लेखों में अशोक का नाम क्या मिलता है? तो अशोक मिलता है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से क्या होता है कि ज्ञात होता है। उसका जो अभिलेख है इसी से हमें इसका इतिहास हमें ज्ञात होता है। इस अभिलेखों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। इसमें तो शिलालेख में, स्तंभ लेख में, गुहा लेख में। इस समय ज्यादा अंतर नहीं है। शिलालेख थोड़ा बृहत रूप हो जाता है और स्तंभ लेख थोड़ा छोटा है, और गुफा जो हो जाता है इस पर जो लेख होता है। तो शिलालेख था ये प्राकृत भाषा में था, और ये जो था ये ब्राह्मी भाषा में, ब्राह्मी लिपि में था। और ये जो था ये स्तंभ लेख था प्राकृत भाषा में था। ये ब्रह्म किस भाषा में था?
देखेंगे, भूल रहे हैं। डी आर भंडाकर जैसे इतिहासकार ने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। तो इसमें जो कहा जा रहा है, डी आर भंडाकर जैसे इतिहासकार ने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का जो इतिहास है लिखने का प्रयास किया है। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के कंगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ जो स्कल्पचर है, इसमें शिलालेखों में अशोक के प्रस्तर रूपा चित्र के साथ रान्य अभि अशोक यानी कि राजा अशोक उल्लेखित है। तो ये क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर का जो होता है इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये यूपीएससी का प्री में पूछा जा गया ये क्वेश्चन है कि रान्य अशोक जो नाम का वर्णन है ये किसमें है। तो कंगनहल्ली जो कर्नाटक के जो शिलालेख है इससे प्राप्त होता है। भाबरू शिला अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया। तो कहाँ का, तब भाबरू अभिलेख में है, इसमें कहा जा रहा है कि मगध का ये राजा बताया। तो इसमें क्या हो गया ना कि ये भावुक हो गया। समझिए कि भावुक होकर के क्या कहा कि मैं खुद को मतलब कि बताया कि मैं मगध का राजा हूँ। तो ये भाबरू अभिलेख ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि खुद को मगध का राजा बताया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायु पुराण में अशोक को अशोक वर्धन कहा जाता है। तो वायु पुराण में क्या कहा जाता है, तो पुराणों में यानी कि इसको अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के मतलब कि राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग जो है इस पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। यह अशोक का जो 13वां शिलालेख में है, इसमें इसका वर्णन देखने को मिलता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये दोनों याद होना चाहिए। कब, 8वें वर्ष में यह आक्रमण किया और इसका जो है 261 ईसा पूर्व में, सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व और 13वां शिलालेख, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लिनी के कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टोलमी यानी कि टोलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डायनेसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। ये बिंदुसार के विधानसभा में भी आया हुआ था, जो उसका जो मंत्री परिषद था उसमें भी ये आया हुआ था। ठीक है, कौन, तो ये डायनेसियस जो था ये बिंदुसार के समय में भी ये आया हुआ था। यहाँ हम थोड़ा डाउट लग रहा है कि इसके दरबार में पाटलिपुत्र जो दिया गया है इसमें टोलमी द्वितीय ये बिंदुसार के समय में आया हुआ था। अशोक के प्रमुख शिलालेखों का स्थान और संबंधित राज्य, ये शिलालेख है शाहबाजगढ़ी, ये पेशावर से, ये खरोष्टी लिपि में लिखा गया था। पेशावर पाकिस्तान से है। मनसेहरा ये हजारा पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। संबंधित राज्य है ये कालसी उत्तराखंड, गिरनार गुजरात, ये सब याद होना चाहिए। धौली तथा जौगढ़ ये है उड़ीसा से। एरगुडी है आंध्र प्रदेश से। राजूल मंडागिरी ये सब आंध्र प्रदेश। सोपारा महाराष्ट्र। रूपनाथ तथा गुर्जरा ये मध्य प्रदेश। सासाराम ये बिहार से। बबरू यानी कि वैराट जो राजस्थान से। इसी में अपने आप को क्या बताया हुआ था, अभी बताया है ना कि मगध का राजा बताया था। मास्की, गोविंद, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर ये सब कर्नाटक से। जटिंग, रामेश्वर, कंगनहल्ली, पालकिंग, गुंडू ये सब जो है ये सब कर्नाटक का है। अरौरा जो है ये उत्तर प्रदेश का है। अशोक के प्रमुख शिलालेख और उसमें वर्णित विषय मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला इसमें कहा जा रहा है कि पशु बलि की निंदा की गई है। टोटल कितना था इसका जो शिलालेख था, ये 14 शिलालेख है। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि प्रथम द्वितीय कोई भी पूछ दिया जाता है कि किस, और या दे दिया जाएगा कि पशु बलि की निंदा की गई है, ऐसा किस शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है। तो पहला, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ये सब ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए ये याद होना चाहिए। तो इसमें पशु बलि की निंदा की गई है किसमें, तो पहला में पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा जो है मनुष्य और पशु दोनों के चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है, ये तो द्वितीय शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। और तीसरा जो कह रहा है इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वह हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाए। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है, ये तीसरा में मिलता है शिलालेख में। चौथा है भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई है किसमें, तो ये चौथा धम घोष चौथा में। 5वां शिलालेख में है, इसमें धम्म महापात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है, ये 5वां में है। 6ठा में है, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, शिक्षा 6 में है। ठीक है, 7वां और 8वां में इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। अधिकांश बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये याद होना चाहिए। 7वां और 8वां जो है, अगर मान लिया जाए कि ऑप्शन में अगर 7th नहीं रहे, 5 रहे, 6 रहे, 8 रहे, 11, 12 ऐसे रहे, तो ये राइट आंसर इसमें 8वां लगाइएगा। तो 7वां और 8वां दोनों में इसका उल्लेख किया गया है। किसका, तो तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है।
9वां में है इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। ये किसमें है? तो 9वां जो शिलालेख है इसमें है। 10वां है इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। ये 10वां में है। 11वां में है इसमें धर्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख है इसमें स्त्री महापात्रों की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों की सम्मान की बात कही गई है। ये 12वां शिलालेख में है। 13वां है इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। इसी से 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां उसने धर्म प्रचारक को भेजा था। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। ये कैमा है? तो ये 14वां जो शिलालेख है इसमें देखने को मिलता है। आगे का जो पॉइंट है, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। किसने? तो उपगुप्त जो था ये बौद्ध भिक्षु था जो किसे? तो अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहन के राज तरंगिनी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। अनिग्रोथ के प्रवचन सुनकर के उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अरोरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का क्या था? अनुयायी था। ये अरोरा अभी बताया है ना, कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश। तो इसमें पता चलता है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से किसका था? व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की, यहाँ इंपॉर्टेंट है, तो बोध गया की जो यात्रा किया था अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में, 12वें वर्ष में निगली सागर की और 20वें वर्ष में ये लुम्बिनी की यात्रा किया था। ये जो प्रांत है और इसका जो राजधानी है ये इंपॉर्टेंट है। तो मौर्य जो प्रांत था ये सब, तो उत्तरापथ का राजधानी था तक्षशिला। मैच द फ्लोइंग में दे दिया जाता है, मिलाने के लिए ये सब क्वेश्चन यहाँ से मिलता है। तो उत्तरापथ का जो राजधानी तक्षशिला, अवंती राष्ट्र का उज्जैनी, कलिंग का तोसली, उसके बाद में दक्षिणापथ का स्वर्णागिरी और प्राची यानी कि पूर्वी प्रांत का जो राजधानी था ये पाटलिपुत्र था। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये सब याद कर लीजिएगा। उत्तरापथ तक्षशिला, अवंती राष्ट्र उज्जैनी, कलिंग तोसली, दक्षिणापथ स्वर्णागिरी और पूर्वी प्रांत ये पाटलिपुत्र। अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की गुफाओं में 4 गुफाओं का निर्माण किया। देखिए इसमें थोड़ा अलग डाउट इसमें लग रहा है हमें, क्योंकि कर्ज चौपार जो दिया गया है ये 4 नहीं 3 ही होना चाहिए, क्योंकि कर्ण चौपार एक साथ होता है। सुदामा और विश्व झोपड़ी ये आजीविकों के रहने के लिए कहा? तो बराबर की गुफाओं में ये निर्माण करवाया था। ये कहाँ पड़ता है? तो ये राजगीर में पड़ता है बराबर की गुफाएं। तो अशोक के पौत्र, यहाँ सिर्फ याद रखिए, नाम याद रखिए, कर्ण चौपार अगर अलग दे दिया जाए तो अलग देख लीजिएगा, कर्ज चौपार ये, और इसके अंदर सुदामा तथा विश्व झोपड़ी। अशोक के पौत्र जो दशरथ था ये आजीविकों के नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। कौन सा गुफा? तो नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। इसमें भी अलग अलग 3 है गुफा। तो अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है। किसमें? तो 7वां जो अभिलेख है इसमें आजीविकों का उल्लेख किया गया है। बताए थे ना कि तीर्थ यात्राओं का जो उल्लेख किया गया है 7 और 8 में, तो इसी में जो है 7वें स्तंभ लेख में शिलालेख था, वही स्तंभ लेख अलग है। ये इसमें थोड़ा अंतर हो जाता है, इसका छोटा रूप होता है शिलालेख से, ये थोड़ा छोटा होता है। तो स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महापात्रों को आजीविकों के हितों को ध्यान रखने के लिए कहा गया है। क्या कहा गया? कि महापात्रों जो थे इसे कहा गया कि आजीविकों के हितों के ध्यान में रखने के लिए कहा गया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। तो किसे? तो महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा? तो श्रीलंका भेजा। ये क्वेश्चन बनता है। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। कितना स्तूप का निर्माण किया था? 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। शिलालेख जो पत्थर पर जो लेख होता है इसमें सर्वप्रथम किसने? तो अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी और ग्रीक अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। सब लिपि है, ठीक है। तो अशोक के जो लिपि जो कहा जाता है प्राकृत और पाली भाषा, हाँ प्राकृत उसमें जो एक जो था उसमें पाली हो जाएगा, यह भी याद आ रहा है। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख जो प्राप्त हुआ है ये अफगानिस्तान से। खरोष्टी लिपि का अभिलेख शहबाजगढ़ी से। ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख अगर पूछा जाए तो अफगानिस्तान से। खरोष्टी लिपि का अभिलेख शहबाजगढ़ी से। मनसेहरा जो है ये
पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि का अभिलेख मिला है। ये सब लिपि हो जाता है, तो भाषा अलग है, मतलब लिपि अलग है ये, तो ये सब लिपि है। तो ब्राह्मी लिपि का अभिलेख ये सब प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो शेष भारत से। आगे का जो नोट दिया गया है, नोट में याद रखिएगा, खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बीपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन है। खरोष्ठी लिपि जो है ये दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में पी पैंथलर के द्वारा, यानी कि पाटरेदी जो पैंथलर है ने इसने किया था। कब? तो 1750 में। इसकी संख्या कितना है? तो 14 है। और पढ़ने का सबसे पहले सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुई। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितना है? 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। किस लिपि में? तो केवल ये ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। ये 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। स्तंभ लेख है जो प्रयाग स्तंभ लेख है, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। तो यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, अकबर ने कहाँ स्थापित कराया? तो ये इलाहाबाद में। पहले कहाँ था? तो कौशाम्बी में स्थित था। दिल्ली टोपरा, ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये टोपरा से दिल्ली लाया गया। और दिल्ली मेरठ, ये भी स्तंभ लेख पहले मेरठ में था, ये मतलब फिरोज शाह के द्वारा इसे दिल्ली ले आया गया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछता है। तो दिल्ली टोपरा का जो अभिलेख हो गया और दिल्ली मेरठ, ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इस सबको दिल्ली लाया गया। ये इसमें कुछ बॉक्स में जो दिया गया है उसको देख लेते हैं। अर्थशास्त्र में वर्णित जो तीर्थ है, तीर्थों की संख्या इस समय कितना था? तो टोटल जो तीर्थ की संख्या था ये 18 था। यानी कि तीर्थ किसे कहा जाता था? तो ये जो मंत्री जो होता था, अधिकारी, जो उच्च अधिकारी को ही तीर्थ कहा जाता था। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ, तीर्थ मतलब अधिकारी हो गया। तब मंत्री किसे? मंत्री जो प्रधानमंत्री को कहा जाता था। पुरोहित जो होता था ये धर्म और दान विभाग का प्रधान होता था, ये पुरोहित होता था। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान सेनापति होता था। युवराज जो था ये राजा का जो पुत्र था उसे युवराज कहा जाता था, राजपुत्र। उस द्वारिक जो होता था, राजकीय द्वार रक्षक को द्वारिक कहा जाता था। अंतर्वेदिक जो होता था, अंतःपुर का जो अध्यक्ष होता था। समाहर्ता होता था, आय का जो संग्रहकर्ता होता था उसे समाहर्ता कहा जाता था। सन्निधाता जो राजकीय कोषाध्यक्ष होता था उसे सन्निधाता। प्रशासता जो था ये कारागार का अध्यक्ष होता था, इसे प्रशासता कहा जाता था। प्रदेष्टि जो था ये कमिश्नर को कहा जाता था, क्या? तो प्रदेष्टि। इंपॉर्टेंट है सब। पौर जो होता था नगर का कोतवाल को पौर कहा जाता था। व्यवहारिक जो होता था ये न्यायाधीश को, जो प्रमुख न्यायाधीश होता था उसे व्यवहारिक कहा जाता था। नायक जो होता था नगर रक्षा का जो अध्यक्ष होता था उसे नायक कहा जाता था। कर्मांतिक होता था उद्योगों और कारखानों का अध्यक्ष को कर्मांतिक कहा जाता था। मंत्री परिषद अध्यक्ष को कहा जाता था। दंडपाल, सेना का सामान एकत्र करने वाला को दंडपाल कहा जाता था। इसमें यहाँ गलती मत कर दीजिएगा, या सजा देने वाला को मत कर दीजिएगा। दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला का जो क्या कहा जाता था? तो दंडपाल होता था। दुर्गपाल, दुर्ग का जो रक्षक होता था इसे दुर्गपाल कहा जाता था। अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का जो रक्षक था, अंत मतलब कि सीमावर्ती जो दुर्गों का जो रक्षक हो गया इसे अंतपाल कहा जाता था। तो ये सब क्या है? तो ये सब अर्थशास्त्र में जो अधिकारी जो होता था ये है। दिल्ली टोपरा ये हो गया। रामपुरवा जो दिया गया हुआ है, ये सब जो देख रहे थे किसका देख रहे थे? तो ये जो स्तंभ लेख है इसमें है। तो रामपुरवा जो 7 था, तो इसमें जो चौथा है रामपुरवा। यह स्तंभ लेख राम चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की थी। इसके द्वारा? तो कार्लायल के द्वारा 1872 में इसका खोज किया गया था। ये कहाँ है? तो चंपारण बिहार में स्थापित है। लौरिया अरेराज ये चंपारण बिहार में है। लौरिया नंदनगढ़ ये चंपारण बिहार में है। इस पर मोर का चित्र अंकित है। ठीक है। कौशाम्बी का अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। कौशाम्बी का अभिलेख को क्या कहा जाता है? तो रानी का जो अभिलेख है ये कहा जाता है। अशोक का जो 7वां अभिलेख है सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख जो है रुमेनदेई है। सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो रुमेनदेई, सबसे लंबा अभिलेख पूछा जाए तो 7वां अभिलेख हो जाता है। इसी में यानी कि सबसे जो छोटा है ये इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा करके 1/6 से क्या कर दिया गया? तो 1/8 कर दिया गया, यानी कि और कम कर दिया गया। और लुम्बिनी ग्राम सभा का जो ग्राम का धार्मिक कर यानी कि धार्मिक कर बलि जो होता था
एक प्रकार का जो धार्मिक कर था उसे क्या कर दिया गया, तो माफ कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये राजस्व जो भू राजस्व के दर को घटा करके कितना कर दिया गया, तो 1/8 कर दिया गया, ये याद होना चाहिए। और इसका वर्णन अगर पूछा जाए तो किसमें मिलता है, तो इसका जो रुमिनदेही जो अभिलेख है इससे ये हमें ज्ञात होता है। नोट में दिया जा रहा है कि महास्थान यानी कि बांग्लादेश से प्राप्त सौगोरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। यानी कि महास्थान जो बांग्लादेश में है, इसका जो सौगोरा का ताम्रपत्र अभिलेख है, इससे हमें प्राप्त ज्ञान होता है कि मौर्य काल में जब अकाल पड़ा, सूखा जैसे स्थिति हुआ, दैवीय प्रकोप पे सब आया, तो उस समय राहत कार्य का वितरण प्राप्त होता है, किया गया। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। जो प्रथम जो पृथक जो शिलालेख है, इसमें क्या है कि घोषणा है कि सभी मनुष्य क्या है कि मेरे बच्चे हैं। अशोक का सरे यकुना यानी कि शेर यकुना या सारा यकुना जो भी मिल रहे हैं कंधार से, यह अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। किसे, तो शेर यकुना जो है ये ग्रीक और अरमाइक जो है भाषाओं में ये प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट, उपदा परीक्षण अगर पूछा जाए तो साम्राज्य में मुख्यमंत्री और पुरोहितों की नियुक्ति के पूर्व इनका जो चरित्र है उसे काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 और 20 हुआ करती थी। किसका सहायता के लिए, तो सम्राट की सहायता के लिए क्या होता था कि मंत्री परिषद, इसमें सदस्य की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, बिहार जो भी एग्जाम होता है यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है। अभी देखे हैं किसकी संख्या कितना था, तो 18 था, जिसे महापात्र भी कहा जाता है। तो ये किसका है, ये अर्थशास्त्र में हमें देखने को मिलता है कि तीर्थ। अभी देखे हैं ना कि 18 जो था, सबको जो बताए हैं ना, मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, द्वारिक, दुर्गपाल, अंतपाल, ये सब। तो अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितना था, तो प्रांतों की संख्या जो था ये 5 था। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, कलिंग, प्राची, पूर्व देश। जिसे प्रांतों को क्या कहा जाता था, तो चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। ये प्रांत का जो प्रशासक होता था ये मुख्यतः कौन होता था, तो जो युवराज, जो राजा का जो पुत्र होता था, यही होता था इसका। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामी कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो होती थी ये क्या था, तो ये ग्राम था, जिसका जो हेड होता था ये ग्रामिक मुखिया होता था, जिसे ग्रामी कहलाता था। और सबसे छोटी जो होता था, सबसे छोटा गोप था। सबसे छोटा जो था ये गांव हो गया गोप था। इससे प्रशासकों में सबसे छोटा जो था ये गोप था, जो 10 ग्रामों का प्रशासन संभालता था। ये गोप जो होता था 10 ग्रामों का क्या करता था, तो ये शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। कितना, तो बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां जो भाग होता था वसूला जाता था, और इसे बचाने वाले को मृत्यु दंड भी दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। इंपॉर्टेंट है ये, एग्रोनोमाई अगर पूछा जाए तो ये क्या होता था, तो ये मार्ग निर्माण का जो अधिकारी था इसे एग्रोनोमाई कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया क्वेश्चन है। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वरोही मतलब कि घोड़ा सैनिक, 9,000 हाथी सैनिक और 8,000 रथ थे। ये किसने बताया है, तो जस्टिन के अनुसार कहा गया है। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को क्या किया कि रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमी भारत को सेल्यूकस निकेटर की गुलामी से मुक्त किया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद होना चाहिए। तो किसने, तो जस्टिन ने कहा है। किसने, तो चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना किसने कहा, तो जस्टिन ने कहा। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। युद्ध क्षेत्र में जो सेना का नेतृत्व करता था उसे नायक कहलाता था। ऐसे देखे है ना कि नायक जो था अर्थशास्त्र में जो तीर्थ होता था, ये नगर रक्षा का जो होता था वो प्रधान होता था, लेकिन युद्ध क्षेत्र में जो नेतृत्व करता था इसे भी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता था ये सेनापति था।
प्लिनी नामक यूनानी लेखकों के अनुसार चंद्रगुप्त नेचुरल हिस्ट्री इसके पुस्तक है, प्लिनी के द्वारा लिखा गया है। यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही था, 30,000 घुड़सवार था और 9,000 क्या था, तो ये हाथी थे। ठीक है, इसमें एक बॉक्स दिया गया था, उसे देख लेते हैं। प्रशासनिक समिति और उनके कार्य। प्रथम जो समिति था प्रशासनिक समिति जो है, इसमें सब में कितना सदस्य होता था, तो 6 सदस्य होता था। 6 सब समिति था जिसमें सब में 5 जो होता था ये सदस्य होता था। तो प्रथम जो था ये उद्योग और शिल्प कार्य का निरीक्षण करता था। द्वितीय विदेशियों का देखरेख करता था। तृतीय था जन्म मरण का विवरण इसका काम होता था रखने का। चतुर्थ व्यापार और वाणिज्य का देखभाल करता था। पंचम जो निर्मित वस्तुओं का विक्रय का निरीक्षण। छठा जो था समिति ये बिक्री और कर वसूल करना इसका काम होता था। तो प्रथम क्या था, तो उद्योग और शिल्प। सेकंड विदेशी। तृतीय जन्म मरण। चतुर्थ व्यापार वाणिज्य। पंचम निर्मित वस्तुओं का विक्रय का निरीक्षण, बिक्री कर वसूलने का काम। 6 जो समिति था इसका होता था। इस सब समिति में कितना सदस्य होते थे, तो 5 होता था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। ठीक है, मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महात्म्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। कह रहा है कि मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। किसे कहा गया है, तो गूढ़ पुरुष कहा गया है। किसमें, तो अर्थशास्त्र में। तथा एक ही स्थान पर रह करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान पर जो रह करके कार्य करता था उसे संस्था कहा जाता था। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाले को क्या कहा जाता था, तो संचार कहा जाता था। संचार का माध्यम ही होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना। तो एक जगह पर आता था उसे संस्था, एक जगह हो गया तो संस्था हो गया, दूसरा जगह एक से दूसरे जगह इसे संचार हो गया। और अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया, तो गूढ़ पुरुष कहा गया है। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजू कहा जाता था। जो जनपदीय जो न्यायालय होता था इस न्यायाधीश को क्या कहा जाता था, तो राजू कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। यह मोस्ट इंपोर्टेंट है। सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था, तो सीता भूमि। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को क्या कहा जाता था, तो अदेव मातृ कहा जाता था। तो बिना जो वर्षा का अच्छा जो अगर कृषि जो होता था जिस भूमि पर उसे अदेव मातृ कहा जाता था। और सरकारी भूमि को मौर्य काल में पूछा जाएगा, क्वेश्चन इसमें रहेगा कि मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था, तो सीता भूमि कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। जो द्रोण जो था ये अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। तो ये कितने वर्गों में, तो 7 वर्गों में। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ याद होना चाहिए। तो कितने वर्गों में, तो 7 वर्गों में। दार्शनिक, किसान, अहिर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। एक बार और सुनिए, दार्शनिक हो गया, किसान हो गया, अहिर हो गया, कारीगर हो गया, सैनिक हो गया, निरीक्षक हो गया और सभासद हो गया। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। स्वतंत्र रूप से जो वेश्यावृत्ति अपनाती थी उस महिला को क्या कहा जाता था, तो रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। नंद वंश का विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य किसी का सहायता लिया था, तो कश्मीर के जो राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन लगभग 137 वर्षों तक रहा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाता है। तो 137 वर्षों तक मौर्य शासन रहा। भागवत पुराण में अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए। कितना, तो भागवत पुराण वत 10, मतलब इसमें याद रखिएगा भागवत में 10। और वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। वायु को क्या कर सकते हैं हम लोग, देख सकते हैं नहीं, अनुभव कर सकते हैं। तो 9, तो 9 से 9, तो वायु पुराण में कितना, तो 9। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। कौन था, तो बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। ये ब्राह्मण साम्राज्य ये सब हो गया। शुंग आगे से जो अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में था। अशोकाराम विहार कहाँ है, तो ये पाटलिपुत्र में है। आगे जो दिया गया है सैन्य समिति और उसके कार्य। समिति है, प्रथम जो है समिति है सैन्य समिति है ये सब। ठीक है, तो इसमें जो कहा कि प्रथम है जल सेना का व्यवस्था था। द्वितीय में यातायात और रसद की व्यवस्था करने का काम करता था। तृतीय जो होता था पैदल था। चतुर्थ में अश्वारोहियों की सेना की देखभाल। पंचम में गज सेना की देखभाल। छठा में जो था ये रथ सेना की देखरेख का कार्य ये करता था।
तो रहने देते हैं आज यहाँ तक। आगे जो टॉपिक होगा ये ब्राह्मण साम्राज्य है, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश, कण्व वंश, ये सब इंपॉर्टेंट है, तो ये अगला वीडियो में करा देंगे। अगर वीडियो अगर हेल्पफुल अगर लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।